चलिए, मेरे तरफ से सभी लोगों को गुड इवनिंग। फटाफट इस वीडियो के साथ सभी लोग जुड़ जाए ताकि मैं इस वीडियो को जल्दी से शुरू कर सकूं। इसके पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो भी भाई बंधु हमारी वीडियो के साथ जुड़े हैं वो जम के इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें और अपने सर्किल के जितने सारे भाई बंधु हैं, दोस्त हैं, जो भी हैं, सभी लोगों को इस वीडियो के साथ जोड़ने की कोशिश करें। जोड़े, कोशिश ना करें बल्कि जोड़े, ठीक है। क्योंकि अब जब से मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ तब से आप ही लोग के दिमाग से ये मतलब कि हिस्ट्री में लेके आया और पॉइंट बाय पॉइंट मैं आप लोगों को समझाते हुए बताते हुए चलता हूँ, ठीक है। मेरी एक कोशिश रहती है कि हिस्ट्री जो मैं आपको पढ़ाऊँ तो एक पैटर्न पे चले, मतलब कहने का मतलब एक लिंकअप हो कि आपका बीच में लिंकअप टूटे ना, ठीक है। तो इसीलिए अब देखिए, अब जो भी अब क्लास है, 1-2 क्लास के बाद आपका मध्यकालीन भारत स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा जल्दी से सभी लोगों को जोड़ें, ठीक है, क्योंकि उनको बाद में ये पछतावा ना हो कि इस वीडियो के साथ मैं जुड़ा नहीं और फिर मेरा 2023 पार कर गया, ठीक है। तो चलिए, हम लोगों ने क्या किया था कि पीछे जो पढ़ लिया था, मैंने बताया था कि बस एक राजपूत काल आपका बचा हुआ है जो कि मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। राजपूत काल के बाद देखिए कुछ ऐसा होता है कि मूर्ति कला, मंदिर कला, ये सब बारे में पूछ लेता है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग उसके बारे में भी देख लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कौन सा देखेंगे? राजपूत काल। राजपूत काल, ठीक है। ये कब से कब? 800 से 1200 ई तक चला था, ठीक है। ये आपका राजपूत काल जो चला था, देखिए राजपूत काल, ठीक है, ये आपका 800 से 1200 ई तक चला था, ठीक है। इसे पूर्व सॉरी ठीक है। इसे देखिए, कभी कभी ये क्या करता है कि राजपूत काल लाकर लिखकर पूर्व मध्यकाल लिख देता है। तो इसे पूर्व मध्यकाल के नाम से भी हम लोग क्या होता है कि जानते हैं। क्या जानते हैं? पूर्व मध्यकाल के नाम से भी हम लोग इसे जानते हैं। देखिए, अब इसके पीछे क्या है कि कुछ कहानी है कि राजपूत काल का उदय या राजपूतों का उदय कैसे हुआ, तो मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। राजपूत वंश का उदय जो हुआ वो आपको राजपूत काल का उदय के बारे में सबसे पहले चंद्रबरदाई की पुस्तक, किसकी पुस्तक? यहां से पॉइंट लिख लें, चंद्रबरदाई की पुस्तक, चंद्रबाई दाई की पुस्तक आपका कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो, इस पुस्तक से जानकारी मिलती है, ठीक है। पृथ्वीराज रासो पुस्तक नाम से राजपूतों के उदय के बारे में जाना जाता है। तो ये डायरेक्ट आपसे पूछ भी लेता है कि चंद्रबरदाई की पुस्तक कौन सी है, तो पृथ्वीराज रासो उनकी पुस्तक है। पृथ्वीराज रासो किसकी पुस्तक है? तो चंद्रबरदाई की है। इससे किस वंश का पता चलता है? तो इससे राजपूत वंश की उदय के बारे में पता चलता है। ऐसा कहा जाता है इस पुस्तक में कि माउंट आबू पर क्या था कि अग्निकुंड या हवन कुंड से 4 वंशजों का उदय हुआ। कितने वंशजों का? तो यहां से 4 वंशों का आपका उदय हुआ, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग पहला देखेंगे तो कौन सा था? तो प्रतिहार था, ठीक है। दूसरा, आराम से एक एक पॉइंट देखिए, मैं जानबूझ के आपको ये सब चीज लेके चलता हूँ, इस तरीके से एरो मार के लिखता हूँ ताकि ये आप जब नोट्स बनाए तो अपने बुक में, कॉपी में बना सके। दूसरा, परमार, ठीक है, ताकि आपको किसी तरीके का दिक्कत ना हो, ठीक है। इसके बाद चालुक्य और चौहान, और चौथा में है चौहान, ठीक है, चालुक्य और चौहान। ये 4 वंशों का उदय माउंट आबू पर अग्निकुंड यानी हवन कुंड से 4 वंशों का उदय हुआ।
तो पहला प्रतिहार वंश, परमार वंश, चालुक वंश, चौहान वंश। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या है कि ये जो प्रतिहार वंश है, प्रतिहार वंश को हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। परिपूर्ण रूप से प्रतिहार वंश के बारे में हम लोग क्या है कि पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो कोई इसमें दिक्कत वाली बात ना होगी। तो आराम से आगे चलते हैं। तो अगला कौन सा है? परमार वंश। आराम से देखिए, तो परमार वंश के बारे में हम लोग देख लेंगे। ठीक है, कौन सा? परमार। ठीक है, परमार के बारे में देख लेंगे। यह देखिए, यह वंश मध्य प्रदेश यानी कि मालवा के क्षेत्र में पाया गया है। कहाँ भैया? तो ये आपका मध्य प्रदेश यानी कि मालवा। ठीक है, मालवा के क्षेत्र में ये थे। ठीक है, इसके बाद इस वंश का शासक जो था, देखिए संस्थापक नहीं बल्कि शासक जो था उपेंद्र था। शासक कौन था? उपेंद्र शासक था। तो इस तरीके से आप पॉइंट बना के अगर लिखना चालू करेंगे तो आपके दिमाग में, जैसे कि ये वीडियो देख लिए, इसके बाद अपना जो नोट्स अपने लैंग्वेज से बना है वो एक बार देख लेंगे तो आपके दिमाग में परिपूर्ण रूप से ये छप जाएगा। ठीक है, अब ये तो हो गया शासक कौन था, तो उपेंद्र था। अगर आपसे पूछे कि प्रतापी शासक कौन था या योग्य शासक कौन था, तो भोज, राजा भोज। अगर योग्य शासक पूछे, योग्य शासक राजा भोज। ठीक है, योग्य शासक राजा भोज आपका हो गया। राजधानी धरा नगरी। अगर राजधानी अगर आपसे पूछता है राजधानी, तो धारा नगरी। कौन सा? धारा नगरी ने बनाई थी, जो कि अब यहाँ देखिए धारा नगरी को तो बनाया था लेकिन संस्कृत का केंद्र था। किसका केंद्र था? तो संस्कृत का केंद्र था, संस्कृत का केंद्र आपका केंद्र था। ठीक है, संस्कृत का क्या था? प्रमुख केंद्र था। इस काल में धारा नगरी, देखिए इस काल में धारा नगरी में एक विशाल सरस्वती मंदिर बना था। ठीक है, क्या बना था? तो आपका देखिए ये लिखवाने का मेरा मकसद है कि आप लोग कोई भी पॉइंट छूट ना जाए। सरस्वती मंदिर, धारा नगरी में कौन सी मंदिर बनी थी? तो सरस्वती मंदिर बनी हुई थी। ठीक है, अब क्या था कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इसमें ज्योतिषी विद्या चरम उत्सव पर थी। मतलब कि ज्योतिषी का उदय जो हुआ था, यहीं से विकास जो सर्वाधिक हुआ, तो यहीं से हुआ था। ज्योतिष का सर्वाधिक अगर विकास, अगर ज्योतिष का सर्वाधिक विकास यहीं से आपको हुआ था। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि यह धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगे और इस पे दिल्ली सल्तनत का क्या हुआ? कब्जा हो गया और यह वंश समाप्त हो गया। ठीक है, अब हम लोग अगला चलते हैं। कौन सा? तो गुजरात का चालुक्य। अगला देख लीजिए, गुजरात का चालुक्य। यानी कि इसको क्या बोलते थे? सोलंकी। क्या बोलते थे? तो इसको सोलंकी बोलते थे। तो देखिए गुजरात का चालुक्य यानी कि इसका मुख्य रूप से क्षेत्र कहाँ था? तो गुजरात में था। अब ये तो बताने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, मूल राजा थे। ठीक है, मतलब संस्थापक इसके कौन थे? तो मूल राजा थे। अगर इसका पूछे सोलंकी का संस्थापक तो कौन था? मूल राजा। कौन था? मूल राजा। इसके क्या थे? संस्थापक थे। इस वंश का अगला शासक जो था भीम प्रथम। कौन था? भीम प्रथम के सामंत जो था विमल शाह। भीम प्रथम का सामंत
सामंत सामंत कौन था? तो आपका विमल शाह, विमल शाह। ठीक है, देखिए इसकी जानकारी इसलिए मैंने ठीक है, तो ये जो विमल शाह था, जो कि मतलब कि भीम प्रथम का सामंत जो विमल शाह था, इसके दो अधिकारी थे। ठीक है, दो अधिकारी थे। कौन सा? वस्तुपाल और आपको तेजपाल। कौन सा था? तो इसका वस्तुपाल और तेजपाल, इसके दो अधिकारी थे। और इन दोनों अधिकारियों का नाम आपको याद रखना है, क्योंकि इन्होंने कौन सी मंदिर? दिलवारा का जैन मंदिर बनवाया। ठीक है, यही दोनों अधिकारियों से मिलकर, ठीक है, विमल शाह ने दिलवारा का जैन मंदिर, ठीक है, दिलवारा का जैन मंदिर बनवाया। तो विमल शाह ने किन दो अधिकारियों के सहयोग से दिलवारा का जैन मंदिर बनवाया? तो वस्तुपाल और तेजपाल के सहयोग से इसने दिलवारा का जैन मंदिर बनवाया। ठीक है, इसके बाद मोहम्मद गजनवी। देखिए, मोहम्मद गजनवी ने अलाउद्दीन खिलजी को जितना भी दक्षिण का क्षेत्र था उस सब जीत के क्या उसको दे दिया था, ये मैंने आपको बता दिया था। तो देखिए, मोहम्मद गजनवी ने भीम प्रथम के समय में ही सोमनाथ मंदिर को लूटा था। ठीक है, कौन सा? आपको मैंने थी वो क्या कहते हैं, मलिक गफूर, मैंने समझ के आपको मोहम्मद। ठीक है, तो मोहम्मद गजनवी ने भीम प्रथम के समय कौन सा? सोमनाथ मंदिर को लूटा। ठीक है, सोमनाथ मंदिर को लूटा। तो अगर आपसे पूछता है कि सोमनाथ मंदिर को किसने लूटा, तो मोहम्मद गजनवी ने लूटा। अरे भाई, मैं समझ गया, कमेंट करने की जरूरत नहीं है, मैंने गलती से मेरे मुंह से वो निकल गया, सॉरी। मोहम्मद गजनवी के बारे में यहाँ पढ़िए, वो मलिक गफूर था। मलिक गफूर ने ही अलाउद्दीन खिलजी को दक्षिण भारत को पूरे क्षेत्र जीतकर उसको दिया था। ठीक है, अब सही हो गया। तो देखिए, मोहम्मद गजनवी ने भीम प्रथम के समय में सोमनाथ मंदिर को क्या किया था? लूटा था। ठीक है, अब इस वंश का अगर प्रतापी राजा आपसे पूछता है, प्रतापी राजा, तो कौन हो गया? भीम द्वितीय। प्रतापी राजा कौन हो गया? तो आपका भीम द्वितीय हो गया। इसने 1178 में मोहम्मद गौरी को हराया था। ठीक है, भीम प्रथम ने ही 1178 में किसको? तो मोहम्मद गौरी को। ठीक है, किसको? मोहम्मद गौरी को हराया। ठीक है, और यह मोहम्मद गौरी का भारत में प्रथम हार थी। ठीक है, तो ये सवाल पूछता है कि भारत में मोहम्मद गौरी की प्रथम हार किसके द्वारा हुई थी? तो भीम द्वितीय के द्वारा हुई थी, 1178 में हुआ था। ठीक है, ठीक है, तो भारत का प्रथम हार, भारत में प्रथम हार। ठीक है, इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अंततः इस सोलंकी वंश पे भी किसका? आपको दिल्ली सल्तनत का अधिकार हो गया। ठीक है, अब चलिए चौहान वंश देखते हैं। ठीक है, चौहान वंश। चौहान वंश के बारे में आज हम आपको बता देते हैं, इसके अलावा हम आपको कहानी भी सुना देंगे। ठीक है, तो चौहान वंश। ठीक है, कौन सा वंश? चौहान वंश। ठीक है, चौहान वंश, ना ऐसे लिखे या ऐसे लिखिए। ठीक है, चौहान। देखिए, मैं मुंह से कोई भी चीज बोल देता हूं, आप लोग सुन के उसको लिख भी सकते हैं। ठीक है,
तो इस वंश का संस्थापक आपसे पूछे तो वसुदेव, कौन? वसुदेव। वसुदेव यानी कि सिंहराज, वसुदेव। अगर संस्थापक आपसे पूछता है तो वसुदेव, ठीक है। इसी वसुदेव को क्या कहते थे? तो आपको सिंहराज कहते थे, सिंहराज। वसुदेव को क्या कहते थे? सिंहराज। इस वंश का सबसे योग्य शासक अगर आपसे पूछे तो अरुणोराज, योग्य शासक, अरुणोराज थे, जिनके दरबार में संस्कृत के विद्वान कौन? तो विग्रहराज चतुर्थ है, इसके संस्कृत के विद्वान, ठीक है। संस्कृत विद्वान कौन रहते थे? तो आपको विग्रहराज ठीक है, विग्रहराज चतुर्थ, ठीक है, विग्रहराज चतुर्थ। विमल देव क्या करते थे? रहते थे, ठीक है। जिन्हें हरिकली नामक संस्कृत नाट्य लिखा था। किसने? अगर इनकी पुस्तक, अगर नाट्य का नाम पूछे तो क्या था? हरिकली, ठीक है। क्या था? हरिकली संस्कृत नाट्य इन्होंने लिखा था, ठीक है। इस वंश का अगला शासक, मतलब कि इसके आगे, अरुणोराज के आगे पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। कौन? पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज तृतीय कह लीजिए या चौहान कह लीजिए, ठीक है। कभी कभी तृतीय देता है, कभी कभी चौहान दे देता है, ठीक है। थे इन्होंने जयचंद, इन्होंने पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान जयचंद के साथ मिलकर तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को क्या किया? हरा दिया, ठीक है। मोहम्मद गौरी को क्या किया था? हरा दिया था, ठीक है। इसके बाद देखिए, तो ये पृथ्वीराज चौहान जयचंद, ठीक है, किससे? जयचंद के साथ मिलकर, जयचंद के साथ मिलकर तराइन के प्रथम युद्ध में किसको? तो मोहम्मद गौरी को हरा दिया, ठीक है। मोहम्मद गौरी को हरा दिया। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद्र की बेटी से क्या कर लिया था? भगाकर शादी कर लिया था, ठीक है। जयचंद्र की बेटी से पृथ्वीराज चौहान ने उसे भगाकर शादी कर लिया, जिसके चलते इसकी लंबी कहानी है। मैं इस कहानी को आपको पूरा एकदम डायग्राम की तरह दिमाग में छाप दूंगा, ठीक है, कि कैसे मतलब पृथ्वीराज चौहान ने वहाँ जाके उसको भगा के लाके शादी किया, फिर उसके पिता से कैसे दुश्मनी होगा, उसके पिता ने फिर मोहम्मद गौरी के साथ मिलकर कैसे इनको तराइन के द्वितीय युद्ध में हरा दिया। लेकिन आप यहाँ केवल अभी पॉइंट जान लें, ठीक है, कि तराइन की प्रथम युद्ध, ठीक है, यहाँ पे तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था, ठीक है। तो पृथ्वीराज चौहान जो थे, या पृथ्वीराज तृतीय, जयचंद्र के सहयोग से मोहम्मद गौरी को तराइन के युद्ध में 1191 में हरा दिया था, ठीक है। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान से जयचंद्र की बेटी प्यार करने लगी और वो उससे शादी करने की इच्छा जताई, लेकिन जयचंद्र ने मतलब कि इससे नाराज होकर एक स्वयंवर रचा, और स्वयंवर में क्या किया कि पृथ्वीराज चौहान को बुलाया ही नहीं, बल्कि उसकी प्रतिमा को वहाँ ऐथी कर दिया। लेकिन उसकी बेटी पृथ्वीराज चौहान से बहुत ही प्यार करती थी, और उसने किसी को वरमाला ना पहनाकर पृथ्वीराज चौहान के मतलब कि पुतला को क्या किया कि पहनाने चली गई। तब तक
पृथ्वीराज चौहान अपने सहयोगी के साथ वहाँ पहुँचकर उसको लेके चल दिए और उसे शादी करके रख लिए, जिसके कारण जयचंद्र की इज्जत, मतलब कि इसको लगा कि मेरी इज्जत चली गई और ये पूरा बौखला गया। और इसने क्या किया कि पृथ्वीराज चौहान को सबक सिखाने के लिए जाके मोहम्मद गौरी के से मिल गया और मोहम्मद गौरी को इनवाइट किया कि आप फिर से पृथ्वीराज चौहान पे अटैक करें, मैं आपको बताऊंगा कि पृथ्वीराज चौहान को कैसे कैसे हराना है। तो ठीक है, तो जयचंद्र यहाँ से क्या किया कि फिर तराइन के द्वितीय युद्ध, तराइन के द्वितीय युद्ध ठीक अगले साल 1192 में 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध हुआ। और इसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान की क्या हो गई? हार हो गई। किसके मिलने से? जयचंद्र के मिलने से। ठीक है, लेकिन मोहम्मद गौरी जो था वो बहुत ही चतुर था। ठीक है, अब इसके पीछे बहुत लंबा कहानी है, मैं आपको एकदम डिटेल्स में समझा के बताऊंगा। बस यहाँ से अब जान लीजिए कि जब यहाँ से पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा के भगाया था, उसको रहने का ठिकाना नहीं था, लेकिन इसी बीच में जयचंद्र जाके उसको रहने का ठिकाना दे दिया, यानी कि पृथ्वीराज चौहान पे अटैक करने को बोल दिया। और पीछे से क्या किया जयचंद्र की उसका हेल्प कर दिया, जिसके चलते पृथ्वीराज चौहान हार गए और उसको भारत में रहने का एक शरण मिल गया। और वह देखा कि ऐसा जगह मुझे कहीं मिल ही नहीं सकता है, जिसके चलते क्या किया कि 1194 में कौन? गौरी 1194 में जयचंद्र की हत्या कर दी। ठीक है, जयचंद्र को हरा दिया, हत्या कर दिया, क्योंकि ये बात हुई थी कि जयचंद्र ने जाके गौरी से कहा था कि आप भारत पे अटैक करें, हम आपका सपोर्ट करेंगे, पृथ्वीराज चौहान को हटाइए और उसके जगह पे हम राजा हो जाएंगे और आपको जितनी भी धन दौलत लूटना है वहाँ से लूट के आप क्या कीजिएगा, चल दीजिएगा। लेकिन जब मोहम्मद गौरी को रहने का ठिकाना ही नहीं था और उसको एक रहने का ठिकाना मिल गया, और वो भी इतना सुंदर रहने का ठिकाना मिल गया कि वो छोड़ के जाने का नाम नहीं ले रहा था, तो जयचंद्र ने उसे जाके बोला कि अब आपको, मतलब कि आप पृथ्वीराज चौहान को हरा चुके हैं, आपको जितना धन दौलत लूटना है लूट के आप जाइए। बोला कि अब हम जाने वाले नहीं हैं। तो बोला कि जयचंद्र बोला कि तब मुझे से आपको युद्ध करना पड़ेगा। तो ये युद्ध के लिए तैयार हो गया, क्योंकि ये तो थी, जब आप जयचंद्र की कमजोरी वो जान चुका था। ठीक है, क्योंकि जब दोनों मिलकर किए थे तभी गौरी हारा था, लेकिन अब तो पृथ्वीराज चौहान को हरा चुका था, तो जयचंद्र को हराना कोई बड़ी बात नहीं थी। तो 1194 में जयचंद्र को क्या किया, हरा दिया चंद्रवार युद्ध में। ठीक है, तो अब आगे हम लोग जो भी है उस चीज़ को देखेंगे। ठीक है, और अभी ये वीडियो, ये चीज़ समझाने का तरीका, ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में लिखे, कुछ भी लिखे। जैसे बहुत सारे लड़के सुपर लिखते हैं, सुपर डुपर लिखते हैं, सुपर्ब लिखते हैं, गुड लिखते हैं, जो भी है। ठीक है, उस तरीके से आप लिखेंगे तो मुझे भी लगेगा कि हाँ, जैसे मैंने क्या करता था कि पहले पॉइंट बाय पॉइंट लिखता था, अब कुछ क्या करता हूँ आपके सामने लिख देता हूँ ताकि आपको लिखने में भी आसानी हो। ठीक है, तो चलिए, हमारे वीडियो के साथ सभी लोगों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और इसी तरीके से आप जुड़े रहे, प्यार अपना इस वीडियो के साथ दिखाते रहे। एक चीज़ मैं और बोलूँगा, इस वीडियो को जम के लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें। अपने सर्किल के जितने भी भाई बंधु दोस्त महिम हैं सभी लोगों को इस वीडियो के साथ जोड़ें। ठीक है, तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।